करंट अफेयर्स की थर्ड क्लास है। सितंबर मंथ का करंट अफेयर मैंने शॉर्ट वाइज करवा दिया था। अब आपको क्या करना है कि डे वाइज हम लोग करंट अफेयर करेंगे। ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के लिए भी हाँ हाँ, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी हाँ। देखो, ये बेसिकली सारे एग्जाम्स के लिए है। ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स के अलावा आप कोई भी एग्जाम पे फोकस कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग कब से चालू होगी? कल से। आज से, सॉरी। चलिए शुरू किया जाए। करंट अफेयर्स एक बार हाँ 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 बोल दीजिए। वीडियो लाइक कर दो यार। वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो? एक बात बताओ, मैं एक सच बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम्हें लाइक करने में क्या दिक्कत है? तुम लोग क्या सोचते हो कि भैया को ज्यादा पैसे मिल जाएंगे? बस ये बताइए। बस एक बात बता दो, तुम लोग ऐसा सोचते हो क्या कि मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं लाइक करने से? हाँ भी बोल रहे हो भाई। नहीं नहीं, ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। मैं लाइक इसलिए देखो, करो नहीं करो ये सब आपका है। ठीक है। पर बस दिक्कत ये है कि मैं चाहता हूं कि जब आप लोग लाइक करते हो ना तो मुझे अच्छा फील होता है। बस ऐसी बात है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। पेन और पेपर ले लीजिए। और आप सभी को पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि भैया काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये है वो है ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला कि आओ तबाही मचा ही दी जाए। तो फिर रेडी रहिएगा। ठीक है। तो 3 नवंबर ऊपर टॉपिक डाल लीजिए। 10 टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, वहां से 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आज एमसीक्यूज करवाऊंगा आज के लिए। ठीक है। 3 नवंबर टॉपिक डाल दीजिए। ठीक है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आप सभी को ये बात पता है करंट अफेयर्स का मतलब क्या है? ठीक है। करंट अफेयर्स का मतलब तो आपको नहीं पता है, मतलब पता होगा। ठीक है। करंट अफेयर्स, व्हाट इज करंट अफेयर्स? क्या है? नॉर्मली जो हमारे दिन में रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स, जो भी चल रहा है। ठीक है। 3 नवंबर 2025 बाय अर्जुन भैया। सर नहीं हूं मैं, अर्जुन भैया हूं। ठीक है। आ जाइए, सबसे पहली चीज़ के बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो है कोरल ब्लीचिंग। ठीक है। पेन और पेपर ले लीजिए, जो बोलूंगा वो लिखना है आपको। देखो, कोरल ब्लीचिंग होता क्या है? देखो, मैं चुपचाप आके यहाँ हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। मैं थोड़ा अपने हिसाब से बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसा कैसा है। ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग से किसी को पता है, कोई क्या समझता है कोरल ब्लीचिंग होता क्या है बेसिकली? नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता, और पता है तो बता दो। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है बताओ। लॉस ऑफ कोरल कलर। चलो, स्नेहा ने बढ़िया जवाब दिया है। सबसे पहला जवाब है स्नेहा का। नहीं पता, कोई बात नहीं। कोरल का मतलब पता है? कोरल का, कोरल रीफ्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। कोरल रीफ्स होते हैं जो कोरल, उसको समुंदर में जो पत्थर होते हैं ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरल। वो लिविंग एनिमल्स भी होते हैं और कभी कभी नॉन लिविंग भी होते हैं। ठीक है। तो देखिए, कोरल ब्लीचिंग हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे प्रवाल विरंजन। ये कोरल्स का सफेद पड़ जाना होता है। जो कोरल जो होते हैं ना, स्टोन्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनका सफेद पड़ जाना। कैसे सफेद पड़ जाता भैया? देखो, जब समुंदर का पानी ज्यादा गर्म हो जाता है ना, ठीक है, जब समुंदर का पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोरल्स जो होते हैं वो स्ट्रेस में आकर अपने अंदर रहने वाले सिम्बायोटिक एल्गे को बाहर निकाल देते हैं। उनके अंदर एक एल्गे होता है, उसको वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। अब एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा आपको बताऊं कि कोरल ब्लीचिंग के दौरान एल्गे जो कोरल्स होते हैं वो कौन सा स्ट्रेस में आने के बाद कौन सा एल्गे निकालते हैं? तो इसका नाम ये है जू ऑक्सैनथेलिया। इसको लिख लीजिए, जू एक्सॉनथेलिया। ठीक है। इस एल्गे को निकालते हैं, और यही एल्गे जो होता है ना, इनको रंग और खाना देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है बेसिकली। उनको कलर देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है। तो इसके बिना वो सफ़ेद और काफ़ी वीक हो जाते हैं। ठीक है। इसके बिना वो क्या हो जाते हैं? जूएक्सोनथीलिया के बिना वो काफ़ी वीक हो जाते हैं और उनका कलर फेड होने लगता है। ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग ये होती है। समझ आ गया आपको? समझ आया? कोरल ब्लीचिंग बहुत बहुत आसान सा है और यहां से सवाल आएंगे। ठीक है। कैसे नोट करें इसे, जो मैं बोल रहा हूं कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? ठीक है। मैंने बोला कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है भैया? हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए, प्रवाल का रंग खोकर सफेद हो जाना की प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। लॉस ऑफ कलर, कोरल कलर टर्निंग व्हाइट, कोरल ब्लीचिंग होता है। अब आपको लिखना है क्यों होता है।
ठीक है। क्यों होता है तो आप क्या लिखोगे, जब भैया जी समुंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो कोरल्स होते हैं, कोरल जो होते हैं, कोरल एक जीव होता है, याद रखिएगा, कोरल जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एल्गे को छोड़ते हैं अपने शरीर से, और उस एल्गे का नाम क्या है, जू ऑक्जेंथिलिया। ठीक है, इसको बाहर निकालते हैं और इसके वजह से होता क्या है, उनका कलर और उनका खाना बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब कोई पूछे कि कोरल ब्लीचिंग भैया जी हो कहाँ रहा है, देखो यहाँ से 5-6 सवाल निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कोई पूछे कि सर कोरल ब्लीचिंग कहाँ हो रहा है, तो दिस फेनोमेना इज करंटली इम्पैक्टिंग ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, और निंगालू रीफ, ठीक है, वहां हो रहा है। कहाँ पे, निंगालू रीफ और ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ पे सर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखिएगा, इन 3-4 चीजों को लिख लीजिए। ठीक है, समझ गया, क्लियर। मैथ्स का क्लास कब से शुरू होगा, आज से सर। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलते हैं आगे। इस पढ़ाने के बाद मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबल साउथ है क्या। ग्लोबल साउथ के बारे में किसी को पता है, एनीबॉडी? साथ साथ कॉफी भी पी रहा हूं तो थोड़ा वो करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए ग्लोबल साउथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत आसान है। देखो ये टर्म जिसको हिंदी में समझ आता है वो नीचे देख लीजिए, जिसको अंग्रेजी में ऊपर देख लीजिए, पर पहले सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो ये टर्म है ग्लोबल साउथ, ये 1969 में, ठीक है, आया था। 19 कब आया था ग्लोबल साउथ, आपने नोट डाउन किया, सबसे पहले लिखिए 1969। ठीक है, 1969। इसमें कार्ल ओग्लेसबाय, OGLESBY, कार्ल ओग्लेसबाय ने दिया था ये टर्म। ठीक है, कौन सा टर्म, ग्लोबल साउथ दिया था कार्ल ओग्लेसबाय, कब दिया था, 1969। ठीक है, ये उन देशों का ग्रुप को रेफर करते हैं जो मोस्टली लो इनकम के हैं। ठीक है, और वहाँ पे पॉलिटिकली या फिर कल्चरली मतलब पॉलिटिकल उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस वो है, क्या, कौन से टर्म में समझाऊं, मतलब आप समझ रहे हो ना, पॉलिटिकल और लो इनकम, थोड़ा पिछड़ा पिछड़ा जगह, जैसे कि अफ्रीका की केप टाउन, ठीक है, कैपिटल है पर फिर भी थोड़ा पिछड़ा है, वैसा जगह। ठीक है, जैसे कि लैटिन अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका के देश हो गए। ठीक है, तो इसमें अमीर जो है वो नॉर्थ है और गरीब है साउथ के बीच का इकोनॉमिक डिवाइड को ब्रांडेड लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अमीर देश जो होते हैं वो नॉर्थन साइड में फॉल कर रहे हैं और गरीब देश जो साउदर्न साइड में फॉल कर रहे हैं, उनके बीच के इकोनॉमिक डिवीजन को ब्रांडेड लाइन बोलते हैं, BRANDT लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, ब्रांडेड लाइन किसने दिया था, विली ब्रांडेड ने प्रपोज किया था। ठीक है, ब्रांडेड लाइन किसने दिया था, विली ब्रांडेड। ब्रांडेड का स्पेलिंग क्या है, BRANDT। ठीक है, ब्रांडेड लाइन से दिखाया जाता है। किस चीज को दिखाया जाता है सर, नॉर्थ के अमीरी को और साउथ के गरीबी को, इसके बीच में इकोनॉमिक डिवीजन का एक लाइन है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रांडेड लाइन, और इसको दिया किसने था, विली ब्रांडेड ने। ठीक है, ग्लोबल साउथ का मतलब यही है। ठीक है, 1969 में अमेरिकी शिक्षाविद कार्ल ओग्लेसबी ने दिया था। ठीक है, ये मोटे तौर पर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों के, ठीक है, इन ओशेनिया जैसे क्षेत्रों को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हेलियो फ्यूल साइकिल, क्या है ये, फ्यूल साइकिल, ईंधन चक्र क्या है, बताइए सर। भैया आप छोड़ के तो नहीं जाओगे ना यार, तुम तो मेरी एक्स की तरह बात करो यार, तपन। नहीं जाऊंगा भाई। कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं होगा, क्लास खत्म होने दो, 1 घंटे में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जो भी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो हेलियो फ्यूल साइकिल होता क्या है, सुनो ध्यान से। ये इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हो रही देरी का अल्टरनेटिव है। ठीक है, देखो फास्ट FBR का फुल फॉर्म लिखिए यहां से, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, इसमें हाई एसे लो इनरिच्ड यूरेनियम, मतलब कि HALEU, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई एसे ASSAY लो इनरिच्ड यूरेनियम, HALEU, हाई
SaSaY लो इनरिच्ड यूरेनियम, और थोरियम का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम का और थोरियम का मिक्सचर यूज किया जाता है। HALEU ऐसा यूरेनियम है, ध्यान से सुना इसका कंपोजिशन। ये एक ऐसा यूरेनियम है जिसमें 5 से 20% तक यूरेनियम 235 यूज होता है। ठीक है, 5 से 20% तक यूरेनियम 235 यूज होता है, और इसे मौजूदा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में यूज करने का सजेशन दिया जाता है। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR में यूज करते हैं। किसको? HALEU को। HALEU कौन सा यूरेनियम है? ये ऐसा यूरेनियम है जिसमें यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। ठीक है सर। और हैलियो फ्यूल साइकिल क्या है? ये इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हो रही देरी का ऑल्टरनेटिव है, याद रखिएगा। सब समझ में आएगा, डाउट लास्ट में पूछेंगे, फिर से समझ लो। देखो, हैलियो फ्यूल साइकिल है क्या? ठीक है, फ्यूल साइकिल, हैलियो फ्यूल साइकिल है क्या? बोर्ड से पढ़ाता हूं, सुनो। देखो, भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ठीक है, FBR का फुल फॉर्म देखिए, विशेष रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं, ठीक है, उसका एक विकल्प है ऑल्टरनेटिव। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है FBR। ठीक है, इसमें मौजूद प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो होते हैं, PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, इसमें हाई, देखो क्या यूज होते हैं इसमें, HALEU में जो थोरियम और हैलियो का, मतलब यूरेनियम 235 का मिक्सचर है ये। ठीक है, और हैलियो में कौन सा यूरेनियम यूज होता है? देखो, यूरेनियम के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हैलियो में जो यूरेनियम यूज होता है वो होता है यूरेनियम 235। ठीक है, और कितने प्रतिशत यूज होता है? 5% से 20%। ठीक है, ये बात आप समझिए। क्लियर है? क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी घबराओ नहीं। ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं पर पढ़नी पड़ेंगी आपको। ठीक है, चलिए। देखो, तुम लोग इतने क्यूटी हो ना, अभी पढ़ा रहा हूं जनरल अवेयरनेस, तुम लोग मैथ की बातें कर रहे हो। ठीक है, फिर थोड़ा वो कुछ बोल देता हूं तो बोलोगे भैया डांटते हैं। डांटता नहीं हूं, बस आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूं। आ जाएगी, मैं मेरे दिमाग में है मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस भाई। आइए, पिपलंका डैम थ्रेड पिपलंका एंड ऋषिकुल्य रिवर, ऋषिकुल्य नदी और पिपला पंका बांध। ठीक है, देखो, उड़ीसा सरकार ने पिपला पंका में एक डैम बना रही थी। ठीक है, उड़ीसा की गवर्नमेंट पिपला पंका में एक डैम बना रही थी जिसे ऋषिकुल्य नदी को खतरा है। ठीक है, पहला लाइन समझ आ गया? ऋषिकुल्य नदी को खतरा है, किससे? पिपलांका में जो डैम बनना था उससे। ठीक है, रुको कॉफी पी रहा हूं। ये नदी जो ईस्टर्न घाट्स की दरिंगबरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये जो नदी है, ऋषिकुल्या नदी जो है, वो ईस्टर्न घाट की डेरिंग बड़ी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी खास बात यह है कि ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा आप सभी को पता है ना क्या होता है? इस नदी की खास बात यह है कि ये अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, इसका जो फेस है वो है ऋषिकुल्या बीच। डेल्टा नहीं है, वो बीच है इसका फेस। ठीक है, कौन सा बीच है? ऋषिकुल्या बीच। ऑलिव रिडली के मास नेस्टिंग के लिए दुनिया भर में फेमस है। ठीक है, ये बीच क्यों फेमस है? ऑलिव रिडली के मास नेस्टिंग के लिए, मतलब कि अरीबाड़ा कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा, दुनिया भर में फेमस है ये। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? डेल्टा नहीं बनाती है। ऑलराइट। चलो, अच्छा, 4 थ्योरी हमने पढ़ा है। इन चारों के क्वेश्चन कर लिए जाए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं बताइए? क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो, इन चारों के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है? आ गया ये। बताइए, सवाल पढ़िए, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ा है, अब बताइए। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप सभी मुझे बताना।
You and I riding Harley in Hawaii. आंसर आना तो तुम लोग का शुरू हो गया यार. बी. इंजस्टिंग निबल्स. क्यों रो रहा है रे? अलकेश सरकार बोल रहे हैं सी. जोग्जैन थेलिया. विनय ने ब्रीफ में आंसर भी दिया है. राइज इन टेम्परेचर. थोड़ा ऐसा आंसर दीजिए ऐसा लगे कि यूपीएससी कैंडिडेट हो तुम लोग. बताओ तुम लोग इतने समझदार हो कि आप लोग यूपीएससी के लिए बन सकते हो. ठीक है, तो आप लोग मुझे थोड़ा वो भी बताइए, इसका वजह भी बताइए कि ऐसा क्यों है, क्या है. बी फॉर बाहुबली. समझा दूंगा, कोई बात नहीं बाबा. 8 महीने का शुरू कर दीजिए. आज से 4 महीने पहले का और 4 महीने बाद का. बी राइज इन टेम्परेचर. चलो देखो, सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग एंड विच सिम्बायोटिक एल्गी आर एक्सपेल्ड बाय द कोरल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सवाल समझ आया सबको? पहले ये बताइए, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है मुझे ये बात बताइए, सबको सवाल समझ आया या नहीं? हाँ अनसोया, ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं. क्वेश्चन समझ आ गया सबको? पहले ये बताओ. जवाब दोगे तभी आगे बढ़ूंगा भाई, देख रहा हूं मैं तुम्हारा जवाब. ठीक है, सवाल समझ आ गया. सवाल पूछ क्या रहा है कि प्राइमरी कॉज पूछ रहा है, मतलब सबसे जो मेजर कॉज है कोरल ब्लीचिंग का, और कौन सा एल्गे एक्सपेल करता है कोरल इस प्रोसेस के दौरान. ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन. नहीं, गलत है ये. ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन से नहीं होता है कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग होता है राइज इन टेम्परेचर से. ठीक है, और कौन सा वो निकालता है, अपना एल्गे निकालता है, जूअक्सनथेलिया. ठीक है, समझ गए? सिंपल सवाल था. इतना आपको समझ आ गया ना कि रोज लाइव सेशन होता है 12 से 2 के बीच. इतना आपको समझ में आ गया ना कि बहुत आसान सवाल था. लग रहा था मुश्किल पढ़ने में, पर आपको ये बात तो समझ में आ गया ना कि सर आसान सवाल भी है, समझ में भी आ रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए आप. हु कॉइन्ड द टर्म ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ जो टर्म था वो किसने कॉइन किया? व्हाट डज द ब्रांडेड लाइन विजुअली रिप्रेजेंट? बताइए. ये सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए. पढ़िए और जवाब दीजिए. कोई बात नहीं, तपन आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा. बी आंसर दे रहे हैं सब. और जवाब दो यार, 50 लोग देख रहे हो, 10-12 जवाब दे रहे हैं. एज पर इकोनॉमी इट्स डिवाइडेड. बिल्कुल. कार्ल ओगलेस बाय. और ब्रांडेड लाइन किसने, मुझे एक और बात बता दो, ब्रांडेड लाइन किसने बताया था? ब्रांडेड लाइन जो बताया था जिसने, उसका नाम क्या था? मुझे ये भी जवाब दे दीजिए. ब्रांडेड लाइन जिसने खोज किया था उसका क्या नाम था? नेहा उपाध्याय. मैं आपको बताता हूँ. बिले नहीं, विली. विली विली इट्स विली. WILLY. नेहा, सॉरी, राहुल कुमार, इसका नाम है विली. विली ब्रांडेड. ठीक है, चलिए. सवाल का जवाब आप सभी काफी दे रहे हो, चलो बढ़िया है. जिसको नहीं पता है देखो, सुनो बहुत ध्यान से, कोई मुश्किल नहीं है. विली इज WILLY. सवाल पूछ रहा है कि जो टर्म ग्लोबल साउथ था, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और ग्लोबल साउथ किसने दिया था, और ब्रांडेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है. तो देखो, ब्रांडेड लाइन से तो ये बात आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न लाइंस और नॉर्दर्न कंट्रीज और साउदर्न कंट्री जो थे, ये नॉर्थ की मान लो कंट्री और ये साउथ की कंट्री, इनके बीच में एक इमेजिनरी, अरे बहन, इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन है. इसको बोलते हैं ब्रांडेड लाइन. इसको दिया था विली ब्रांडेड ने. ठीक है, ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ किसने दिया था? कार्ल ऑगलेसबाय. विली ब्रांडेड ने दिया था ब्रांडेड लाइन, और कार्ल ऑक्सबाय ने दिया था ग्लोबल साउथ. ठीक है, कार्ल ऑगलेसबाय का मतलब था, देखो, इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन द रिच नॉर्थ एंड पुअर साउथ बेस्ड ऑन जीडीपी पर कैपिटा. जीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जीडीपी का फुल फॉर्म पता है? बताइए. जीडीपी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है?
या बेबी आयुष तो बेबी बेबी बोल रहा है मुझे। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो जीएसटी होता है राहुल। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ तो क्या बता रहा है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसटी इज ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको समझ आ गए, चलो थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सवाल पढ़िए, जवाब दीजिए। व्हाट इज द इनरिचमेंट लेवल ऑफ U235 इन HALEU, HALEU, एंड विच एग्जिस्टिंग रिएक्टर्स इज इट प्रपोज टू बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल मिक्स? बताइए, ये सवाल का जवाब दीजिए। सबका जवाब ऑप्शन बी ही है क्या भाई? और HALEU का फुल फॉर्म भी दे देना मुझे। कोई बात नहीं है, अभी मैं वापस जाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसे नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं। ये कुछ छोटे छोटे ही टॉपिक मैंने बताए थे, ठीक है? तो छोटे छोटे टॉपिक बताए थे, बच्चों ने बोला भैया समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। इसके बाद मैं पढ़ा ही रहा हूँ वापस। हाई ऐसे लो एनरिच्ड यूरेनियम, बहुत बढ़िया काजल शुक्ला। देखो सवाल देख लो। व्हाट इज द एनरिचमेंट लेवल, पूछ रहा है कि हैलियम में U235 का स्तर क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 5% से 20% मिलाया जाता है, ठीक है? और पूछ रहा है इसमें कि इन विच एग्जिस्टिंग रिएक्टर्स इज इट प्रपोज टू बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल मिक्स। तो कौन से रिएक्टर में यूज किया जाता था? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा मुझे एक और बात बता दो, ये किसका ऑल्टरनेटिव है? किसका ऑल्टरनेटिव था ये बताओ, मैं जानो थोड़ा कितना याद है। ये PHWR जो था, ये किसका ऑल्टरनेटिव है? करंट अफेयर है मेरे भाई अभिजीत। किसका ऑल्टरनेटिव है ये PHWR? किसका ऑल्टरनेटिव है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, बहुत बढ़िया, ठीक है, FBR का ऑल्टरनेटिव है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाइए, ये जो बोल रहे थे कि भैया ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें देखूं क्या क्या समझने के लिए है आपके लिए। पढ़ो, बताओ मुझे, क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? डेल्टा नहीं बनती है, ऑप्शन बी। बिल्कुल डेल्टा नहीं बनती है, ठीक है। इनफ है ना या एनटीपीसी के लिए? आपको लगता है कि एनटीपीसी का ये लेवल है? एनटीपीसी इससे बहुत नीचे लेवल का पूछता है, ये यूपीएससी के नोट से पढ़ा रहा हूँ आपको। सब में आंसर बी है क्या? मैं यही तो पूछा मैंने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूछ रहा है कि ऋषिकुल्य रिवर में क्या इनकरेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दारिंगबाड़ी हिल से ये निकलता है, ईस्टर्न घाट से। ये ऑप्शन तो सही है सर। इट्स माउथ इज अ ग्लोबली इंपॉर्टेंट साइट फॉर ऑलिव रिडली टर्टल नेस्टिंग। अब यहाँ से एक और पॉइंट आप लिख लीजिए कि ऑलिव रिडली टर्टल नेस्टिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और मास नेस्टिंग फिनोमेना कहाँ पे होता है? अरीबाड़ा पे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है, इट फॉर्म्स अ लार्ज फर्टाइल डेल्टा एट इट्स माउथ, गलत है, गलत है। ये क्या बनाता है डेल्टा की जगह? क्या है ये इसका ओपनिंग, बताइए बताइए, क्या बनाता है? और डेल्टा की जगह क्या बनाता है? और क्या नाम है उसका? बोलिए। बीच बनाता है, बिल्कुल। उस बीच का नाम क्या था? नहीं नहीं शबनम, ये बहुत अभी इनिशियल है। कौन सा बीच? बीच का नाम बताओ। रुशिया बीच, नाइस यार। देखो ऋष- एक सिंपल सी बात है,
जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर यूपीएससी इतना हाई लेवल का मत पढ़ा, देखो एक बात आप समझ लो, करंट अफेयर्स वही आएंगे जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप ये बात समझ लो। मैं आके पिछले बार मैंने पढ़ाया था, आके सिंगल सिंगल चॉइसेस क्वेश्चन दिए थे, उसमें ना मुझे मजा आया था ना आप सभी को मजा आया था। तो जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, ठीक है? एकदम सिंपल सी बात है, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो चुपचाप आंख बंद करके, ठीक है? नुकसान नहीं होने वाला ज़्यादा पढ़ लोगे तो। चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5 पे। उड़ीसा गवर्नमेंट हो गया, हाँ चलो। बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र बाबू को क्या मिला है जिंदगी में? आइए देखो, अभी मत पढ़ो इसको, जो बोल रहा हूँ वो सुनो। देखो, बंगाली बाबू थे ये, ठीक है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये बंगाली बाबू थे। बंगाली रेनासा के बहुत ये ही एक मेन पिलर थे, ये मुख्य स्तंभ थे, ठीक है? ठीक है, उनका नोवेल जो था आनंद मठ, आनंद मठ बोलेंगे इसको शायद, आनंद मठ, जो सन्यासी रेबेलियंस पर आधारित था। आनंद मठ जो था, लिखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। यहीं से सवाल ऐसे ही पूछता है बुक्स एंड ऑथर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ, ठीक है? और उस नोवेल में क्या उसका कंटेंट था? सन्यासी रेबेलियन पर आधारित था वो, ठीक है? उसमें हमारा राष्ट्रीय गीत, ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है हमारे, बताना जरा। हमारा राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है बताइए, किसी को पता है हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत हमारा। वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत भाई। चलो, मैं ऐसे ही स्टूडेंट का इंतजार कर रहा था, जैसे ही मैं बोलूं और वो अपना आंसर बदल के जन गण मन बोल रहे। तनुश्री चौधरी, सुदीप्ता सल्ट्री, फंस गए तुम लोग लाला। सोहेल शेख, केवी, फंस गए। वंदे मातरम है, ठीक है? आंसर पे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखा करो अपने, ठीक है? चलो, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत देखिए, वंदे मातरम है। नेशनल एंथम वो है जन गण मन, ठीक है? राष्ट्रीय गान जिसको हम लोग बोलते हैं शायद हिंदी में। चलिए, अब देखो, जो राजमोहन साहब की बीवी थी, ठीक है, उन्होंने लिखा था, देखो, उन्होंने राजमोहन की जो बीवी थी 1864 में, उन्होंने लिखा था जो किसी इंडियन द्वारा लिखा गया था, क्या? पहला इंग्लिश नोवेल। अब आप यहाँ से एक और स्टार्टिक का फैक्ट निकलता है। अब ये करंट में भी है तो स्टार्टिक का फैक्ट आपको करवाना ज़रूरी है ना। तो एक बात आप समझिए कि पहला इंग्लिश नोवेल जो राजमोहन साहब की बीवी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, उसका नाम था आनंद मठ, ठीक है? ये बात आप समझ जाइए। अब एक सिंपल सी बात एक और आप पॉइंट नोट कर लीजिए। उन्होंने बांग दर्शन नाम की एक लिटरली मैगजीन शुरू की थी। क्या शुरू किया था? बंगा दर्शन, बंगा दर्शन, BANGA दर्शन। उन्होंने एक मैगजीन भी शुरू की थी, ठीक है? यहाँ से हमें 3 पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट ये कि जो बंकिम चंद्र थे वो बंगाली रेनेसां के एक बहुत ही मेन पिलर थे। दूसरा पॉइंट ये कि उनका जो नोवेल था आनंद मठ, वो आधारित था सन्यासी रेबेलियन पर, और उसमें ही हमारा राष्ट्रगीत था वंदे मातरम, ठीक है? राजमोहन साहब की जो बीवी थी उन्होंने लिखा था बंगा दर्शन, एक पहली इंग्लिश नोवेल। कब लिखा था उन्होंने? 1864 में। ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। फ्लोराइड कंटामिनेशन, फ्लोराइड कंटामिनेशन, कंटामिनेशन का मतलब पता है किसी को? आई एम अ टीचर, ऑलराइट, हाय मैम, आई एम नॉट अ टीचर, पर खैर। भैया एक गाना गाओ, रुको अभी दिखाता हूँ, गाना नाच सब करवाता हूँ, ठीक है? चलिए कंटामिनेशन का मतलब बताइए, कंटामिनेट होना।
कंटामिनेशन का मतलब खराब होना, कंटामिनेट, मिलावट, ठीक है, पॉल्यूटेड बोल सकते हैं उसको, ठीक है, मिलावट, मतलब बेसिक मतलब इसका ये देखो, जमीन का पानी, ठीक है, फ्लोराइड का संदूषण की बात हम लोग करेंगे, जमीन के पानी पे आ जाइए। ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का ज्यादा होना एक हेल्थ इशू है, हेल्थ क्राइसिस है, ठीक है। फ्लोराइड का डबल असर होता है, ठीक है, कम मात्रा में ये दांतों के मतलब डेंटल कैरीज को रोक देता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा होने पर ये दांतों को खराब कर देता है, डेंटल फ्लोरोसिस, और हड्डियों को कमजोर कर देता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, BIS के मुताबिक, पानी में सेफ लिमिट होता है फ्लोराइड का 1 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में। अब सवाल यहां से ये पूछेगा, जान तो क्या, कि BIS में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, पानी में सेफ लिमिट पर लीटर क्या होना चाहिए, तो आप टिक करोगे 1 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। इस डेटा को यहां लिख लो, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या लिखनी है कि फ्लोराइड का डबल असर होता है, कैसे, कम मात्रा में ये दांतों को खराब करता है और ज्यादा मात्रा होने पर हड्डियों को और दांतों को खराब करता है, ठीक है। ध्यान रखिए, इस दांतों की सड़न अगर कम मात्रा हो तो दांतों की सड़न को रोकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा होने पर दांतों को खराब करता है और हड्डियों को कमजोर करता है। और BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, पानी में सेफ लिमिट होते हैं 1 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ऑलराइट, दिस इज फ्लोराइड कंटामिनेशन। आ जाइए महाबोधि, महाबोधि एक्सप्रेस की तरफ हम लोग बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। महाबोधि एक्सप्रेस, आप लोग गार्ड TT ड्राइवर बनेंगे तो महाबोधि एक्सप्रेस में जब मैं बैठूंगा तो मुझे बैठने देना, ठीक है, टिकट का पैसा मत लेना मुझसे, बोल दूंगा मेरा भाई बहन ड्राइवर है, गार्ड है, ठीक है, गार्ड वाले डब्बे में बिठा लेना मुझे। थैंक यू सो मच आप सभी का। चलो आइए, महाबोधि, देखिए सर, महाबोधि टेम्पल में BTA यानी कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को लेकर एक विवाद चल रहा है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को लेकर एक विवाद चल रहा है महाबोधि टेम्पल में। ये एक्ट एक 8 मेंबर मैनेजमेंट कमेटी बनाता है, ठीक है। ये एक्ट बनाता कौन है, 8 मेंबर की कमेटी है जिसमें 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट हैं। इसका एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होता है जिला का DM, जो गया का DM है ना, वो उसका चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है। क्योंकि DM अक्सर हिंदू होते हैं, इससे कमेटी में एक फंक्शनल हिंदू मेजॉरिटी बन जाती है, ठीक है। देखो DM जनरली हिंदू होते हैं, इनका यह मानना है, तो इसलिए हिंदू मेजॉरिटी फंक्शनल कमेटी बन गई, ठीक है। तो बुद्धिस्ट संगठन ने इसका विरोध किया। अभी का जो मंदिर है वो 5th और 6th सेंचुरी, यानी कि जब मैं आपको लेटर गुप्ता पीरियड पढ़ाऊंगा तो उसमें आप महाबोधि टेम्पल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो पूरी तरह ब्रिक से बना हुआ है ये टेम्पल, ईंटों से ये टेम्पल बना हुआ है, महाबोधि टेम्पल, समझ गया। ये था महाबोधि मंदिर का जो अभी टेंशन का माहौल चल रहा है, विवाद वहां पे, ठीक है। तो ये जो मंदिर था ये कब बना था, लेटर गुप्ता पीरियड में, 5th और 6th सेंचुरी। ये स्टार्टिंग का भी पोर्शन पूछेगा यहाँ से। और ये किस चीज से बना हुआ है, पूरी की पूरी ईंट से ही बना हुआ है, ठीक है। विवाद क्या था, 4+4 8 मेंबर की कमेटी है, ठीक है, पर इसका चेयरपर्सन होता है DM। अब DM हिंदू निकल गया, ठीक है, तो पांच हिंदू हो गए और 4 बुद्धिस्ट हो गए। तो इनका यह मानना है कि हिंदू मेजोरिटी हो गई तो ये इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब कोई काम नहीं रहता है तो किसी भी बात पे विरोध हो जाता है, ठीक है सर। चलिए आइए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। भैया ये कौन सा सब्जेक्ट, लाला ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। द वे यू आर एक्सप्लेनिंग कोई भी समझ जाएगा। थैंक यू सो मच, VIP सीट है आपके लिए। अरे नहीं नहीं भाई, तू मुझे कोई भी सीट दे दे, आपसे डबल पैसे लेंगे। रुक रुक रुक, बताता हूं तुझे, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस ऑफ यूरेनियम, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है आपका, यहां से आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। 7 टॉपिक कहाँ है, 7 ही तो था, 7। अरे यार पढ़ो यार, नंबरिंग मत देखो, आओ देखो सुनो। सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस ऑफ यूरेनियम इनरिचमेंट, यूरेनियम संवर्धन की सेंट्रीफ्यूज प्रक्रिया
डियर सज्जनों, यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है? ठीक है, यूरेनियम इनरिचमेंट वो प्रोसेस है जिससे नेचुरल यूरेनियम, ठीक है, जिसमें से नेचुरल यूरेनियम क्या होता है भैया? हर वो यूरेनियम जिसमें 0.7% U-235 होता है उसे हम लोग नेचुरल यूरेनियम बोलते हैं। सवाल पूछेगा कि व्हाट इज नेचुरल यूरेनियम, या व्हाट इज द क्या बोलते हैं उसको, प्रपोर्शन ऑफ U-235 इन नेचुरल यूरेनियम, तो आप लिखोगे 0.7%। ठीक है, तो अब देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए 3 से लेके 20% U-135 चाहिए। लिखो इस पॉइंट को, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए 3 से लेके 20% तक U-135 चाहिए। सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस में, सेंट्रीफ्यूगल आप सभी को पता है ना, सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस में यूरेनियम को पहले यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है UF6, यूरेनियम को पहले यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में बदला जाता है। ठीक है, UF6 में बदला जाता है। फिर इस गैस को, ठीक है, ये जो गैस है ना UF6, इस गैस को सेंट्रीफ्यूज में बहुत तेजी से घुमाया जाता है। कितने तेजी से घुमाया जाता है सर? देखो लाला, 50,000 RPM, 50,000 RPM पे घुमाया जाता है। ठीक है, RPM का मतलब पता है आप सभी को? RPM का मतलब पता है या नहीं पता है? समझा रहा हूं लाला, समझा रहा हूं। RPM का मतलब पता है, ये बताइए। रोटर पर मिनट। यूरेनियम गैस है, नहीं नहीं, यूरेनियम एक एलिमेंट है, पर UF6 सिमरन, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड एक गैस होता है। ठीक है, RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। ठीक है, देखो बाइक्स में आपको दिखता होगा, जो बाइक चलाते हैं लड़के लड़कियां, उन्हें ये बात पता होगा कि RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो 56,000 सॉरी 50,000 रोटेशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में उस गैस को किसी कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में डाला जाता है जो कि 50,000 बार घूम रहा है 1 मिनट में। वॉशिंग मशीन जानते हो ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे सूखते हैं या कैसे धुलते हैं? वॉशिंग मशीन में एक एरिया होता है ना जिसमें आप गीले कपड़े डाल दो तो वो सूख जाता है। कैसे? RPM उसका हाई होता है। ठीक है, उनका 1,000 10,000 ही RPM होता होगा, पर इसका है 50,000 RPM। ठीक है, अब देखो, जो भारी वाला यूरेनियम 238 होता है वो बाहर की तरफ, और हल्का वाला जो होता है 235 वो सेंटर के पास इकट्ठा हो जाता है और अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ आया स्वीटी? नहीं समझ आया तो बोलो कि भैया मुझे एक थप्पड़ मारो और दोबारा समझाओ। ये बोलोगे तो समझाऊंगा दोबारा। बोलो। सर जो पूरा सितंबर मानत होगा, ओके। जिसे नहीं समझ आया है वो मुझसे 100 बार पूछो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। पूछो, कोई है ऐसा जिसे नहीं समझ आया है? एक बार बोलो कि नहीं समझ आया, बस फिर समझाता हूं बढ़िया से। आगे बढ़ूं? नहीं समझ आ रहा बच्चों को? अच्छा चलो, बच्चे टेंशन में आ गए कि भैया से पूछूंगा कि नहीं समझ आया तो साला गाली देगा। ऐसा नहीं है, मैं ये ड्रामा नहीं होगा मुझसे कि 100 बार समझाओगे पूछोगे तो समझाऊंगा, नहीं हो पाता है मुझसे। ठीक है, पर एक बार, 2 बार, 2-3 बार मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको समझ आएगा। ध्यान से सुनो, ये जो टॉपिक्स है, सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस ऑफ यूरेनियम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले आप समझ जाइए क्या होता है। देखो ई है गोला, रुक, सफेद पेन का है आज, LGBT पेन से लिखता हूं। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है, ये है एक गोला है, रुको यहां पे समझा देता हूं। ये गोला है, ठीक है, मान लीजिए ये स्पिन कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अब स्पिनिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें RPM होता है, RPM। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन पर मिनट। अब देखो लाला,
कि ये एक फिजिक्स का टर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसा फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है। कोई भी चीज घूम रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग इसका फोर्स निकालेंगे तो इस दो डायरेक्शन इसके बनेंगे, एक अंदर की तरफ वेक्टर आएगा, एक बाहर की तरफ वेक्टर आएगा, ठीक है। एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। इस पॉइंट पे अगर हम लोग निकालेंगे तो एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे दो वेक्टर्स लग रहे हैं फोर्स के, एक टेंजेंशियल, ये सर्कल है, सर्कल में फोर्स लग रहा है, ये एक टैंजेंट टच होकर जा रहा है, तो एक फोर्स यहां की तरफ लग रहा है और एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट, ठीक है, जो फोर्स अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लग रहा है। अब देखो, यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज करने का प्रोसेस क्या होता है सर? सुनो, यूरेनियम एक, ये सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस करने का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरल यूरेनियम जो होता है ना, उसकी मात्रा हम लोग को बढ़ाई जाती है, ठीक है। अब देखो, सुनो ध्यान से मेरी बात, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें हमें चाहिए 3 से लेके 20% का यूरेनियम 235। यूरेनियम मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग को 2 टाइप का पढ़ना है, एक है यूरेनियम 235, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस जब हम लोग शुरू करते हैं तो सुनो, आपके पास जो यूरेनियम है, कोई भी यूरेनियम हो, कोई भी यूरेनियम हो, ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में। स्टेप 1 है कन्वर्जन ऑफ यूरेनियम इनटू यूरेनियम गैस, जिसे हम लोग बोलते हैं UF6, उसका नाम है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। अब इस गैस को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंटेनर में डालते हैं। ये कंटेनर जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये जो कंटेनर है, इसमें हमने इस गैस को डाल दिया, ठीक है। अब इसका रोटेशन है 50,000 पर मिनट, RPM, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे मान लो एक गीला कपड़ा आपने रख दिया, ठीक है। अब ये घूमेगा, पगला गया एकदम, बवंडर मच रहा है, अंदर घूम रहा है। मैंने क्या बोला था कि 2 फोर्स लगते हैं, एक ये सर्कल है, एक यहां पे। अब घूमेगा तो वो सेंटर में तो रहेगा नहीं, इस जगह मान लो यहां चिपक गया, वो जो कपड़ा है यहां चिपक गया, बाहर की तरफ पानी जा रहा है, अंदर की तरफ कपड़ा आ रहा है। इस पॉइंट पे बाहर की तरफ पानी जा रहा है, अंदर की तरफ कपड़ा आ रहा है, बाहर की तरफ पानी जा रहा है, अंदर की तरफ कपड़ा आ रहा है। इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, जब 50,000 RPM पे इसको घुमाया जाता है तो बाहर वाला जो यूरेनियम 238 है, वो भारी वाला बाहर चला जाता है और जो हल्का वाला है वो अंदर आ जाता है, ठीक है। और उस तरीके से इन दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है और इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। बताओ, अब समझ आ गया एकदम क्लियर? बोलो लाला। आ गया एकदम क्लियर? ये बताइए, ऐसा अभी कोई आदमी है जिसे नहीं आया है? किसी को नहीं समझ आया तो बस एक बार बोल दो कि नहीं समझ में आया, मैं 100 बार समझाऊंगा एकदम। बस एक बार बोल दो कि नहीं समझ आया भैया। कोई है ऐसा योद्धा जो मौत के मुंह में जाना चाहता हो? ठीक है, आ गया, रोनी को आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओटावा लैंड माइन कन्वेंशन, ये क्या है भैया? पढ़ते हैं। देखो, बारूदी सुरंग, ठीक है, लैंड माइन का मतलब होता है, लैंड माइन आप सभी को पता है ना क्या होता है? लैंड माइन जिस पे आप लोग पैर रखो और अब आपका बस पैर ही बचे, इंसान नहीं बचता, उसे हम लोग लैंड माइन बोलते हैं, ठीक है। लैंड माइन का मतलब यही होता है, पैर रखो बस पैर बचेगा और कुछ नहीं बचता है वहां पे। चलिए देखो लाला, ओटावा कन्वेंशन 1997, उस साल में चला जाए जहां पे 1997, ठीक है। आइए, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक संधि है इंटरनेशनल, जो एंटी पर्सनल, इंसान मारक लैंड माइंस को बैन करती है, बनाती नहीं है, बैन करती है, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए हम और आप, ये हम लोग कोई गए कि भैया जी आइए घूमा जाए, लैंड माइन को बैन करना क्यों जरूरी हुआ? देखिए, मान लीजिए हम सारे बच्चे लोग हम लोग गए घूमने कि अर्जुन भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, चलिए आपको पार्टी देती हूँ भैया, फंक्शन पार्टी है, पार्टी ऑर्गेनाइज की, आइए। अब मैंने बोला कि भाई चलो हम लोग चलते हैं फीफी आइलैंड्स। आप लोगों ने पासपोर्ट वासपोर्ट बनवाया, हम लोग फीफी आइलैंड्स गए, ठीक है। वहाँ पे एक आइलैंड है को फीफी डॉन और फीफी आइलैंड्स, ठीक है।
वहाँ पे मान लीजिए लैंडमाइन बिछा हुआ है, बहुत पुराना, वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात बता रहा हूँ, और वहाँ पे हम लोग गए और हम लोग को पता नहीं था कि वहाँ लैंडमाइन है। अब होगा क्या? हम लोग को पता है नहीं, हम लोग तो फट जाएंगे, नौकरी वहीं की धरी की धरी रह गई। इसलिए लैंडमाइंस को बनाना, बैन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बात आप समझ जाइए। लैंडमाइन कन्वेंशन इसीलिए आया, ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन, कि सर आपके जो लैंडमाइंस है अब इसको बैन कर दिया जाए। ये बात आप समझिए। ठीक है, आइए अब देखो, ये एक एंटी व्हीकल, ठीक है, एंटी व्हीकल माइंस पर लागू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लैंड माइंस पर वो लागू थे। ठीक है, एंटी व्हीकल माइंस आप बिछा सकते हो, लैंड माइंस को आपको बैन कर देना है। अब देखिए, भारत, अमेरिका और रशिया, इन तीन देशों जैसे इन इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन कौन हिस्सा नहीं है इस ट्रीटी का? ओटावा कन्वेंशन में सवाल ये पूछेगा कि ओटावा कन्वेंशन में कौन से देश जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, तो आप मार्क करोगे इंडिया, अमेरिका एंड रशिया। ऑलराइट, अब एक अलग ट्रीटी है, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। ठीक है, एक अलग ट्रीटी है 2008 की, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं, बॉम्बलेट्स, जिसको हम लोग पेलेट्स बोलते हैं, पेलेट्स, छर्रा, ठीक है, उसको फैलाने वाले हथियार को बैन करना चाहती है। ठीक है, छर्रा मतलब क्या होता है सर? छर्रा मतलब पेलेट्स जो शॉर्ट गन्स में होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। चिराग गांडू गांधी बोल रहा है कि क्या करता है बे? भाई आई डू लॉट ऑफ स्टफ। क्या पढ़ा रहा है बे? इट्स करंट अफेयर्स। तो देखिए, जो छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं उनको फैलाने वाले हथियारों को बैन करती है। ऑलराइट, ये था हमारा ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन। दो कन्वेंशंस मैंने आपको समझाया। ओटावा कन्वेंशन 1997 ने ये बात बोली है कि एंटी पर्सनल, यानी कि लैंडमाइंस को बैन करना है, और कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस बोलते हैं कि शॉटगन्स को, जैसे छोटे छोटे बॉम्ब्स वाले जो है, उनको बैन करना है। ऑलराइट सर, चलिए एमसीक्यूज की तरफ चले। समझ आ गया लाउड एंड क्लियर? चलिए बताइए, एमसीक्यूज की तरफ बढ़ा जाए या किसी को अभी कोई डाउट है? एमसीक्यूज करवाता हूँ, फिर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना मुझसे सीधा, ठीक है? ऑलराइट, पेन पेपर ले लीजिए, छोटे छोटे नोट्स हम लोग बनाएंगे। थ्योरी हो गया जिमी, आओ बताइए। डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब आपको देना है। फिर से करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। बताइए क्या है, नोट्स कैसे बनाना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसी वही नोट्स है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, बताइए। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी, बी इज द करेक्ट आंसर। चिराग गांडू बोल रहा है तू जो पढ़ाएगा वो नहीं आएगा, मत पढ़ा। यार मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वो एग्जाम में आए, मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट हो। आपको क्या लग रहा है कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वो एग्जाम में आएगा? अरे कोई बात नहीं भाई, ऐसे लोग आते हैं, इंटरटेनमेंट होना चाहिए मेरा। बोर हो जाता हूँ ना, सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे, तो किसी को तो गरियाने का मौका मिले। आइए देखो, मैंने ये सवाल आपको बता दिया था। प्राइमरी कॉज क्या है कोरल ब्लीचिंग का? ठीक है, और सिम्बायोटिक एल्गे का नाम भी मैंने आपको बता दिया। तो यही 2 पॉइंट्स है जो आपको इसमें से लिखने हैं। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग होती है राइजिंग टेम्परेचर में, और ये जो होता है जूएक्जेंथेलिया, ठीक है, ये सिम्बायोटिक एल्गे है जो ये एक्सपेल करता है ब्लीचिंग में। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। बताइए सर, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, अब बताइए। सवाल समझ आ रहा है ना आप सभी को? हाँ, पहले कर चुका, दोबारा कर ले। देखो, ग्लोबल साउथ जो टर्म था वो दिया था कार्ल्सबर्ग ने। ठीक है, और ब्रांडेड लाइन का मतलब क्या होता था?
कि जो सदर्न पुअर है और जो नॉर्दर्न पुअर है उनके बीच में एक इकोनॉमिकल लाइन थी, इमेजिनरी इकोनॉमिकल लाइन। वो उसको बोलते हैं ब्रांडेड लाइन, और इसको दिया किसने था? विली ने, विली ब्रांडेड। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। बी को लॉक कर दिया जाए तिवारी जी? ऑलराइट, बताइए। कोई बात नहीं शबनम, अभी समझा देता हूं। तुम भी हो। चलो, ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलरेडी, इस पे कम समय दूंगा। आप सभी को ये बात पता है कि यूरेनियम 235, यहाँ से HALEU का फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने आपको जो बताया था, ठीक है? वो कितना यूज होता है? 5 से 20%, ठीक है? और PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ऑलराइट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। बताओ, ये तो बहुत ही पुच्चू सवाल है, बहुत बहुत ईजी सवाल है ये तो। हाथ डाल दूंगा PDF, डोंट वरी। चिराग को बैन मारो, क्यों बैन मारा जाए? आग बंद करके बी पे आंसर लगाया जाए, बिल्कुल बी पे आंसर लगाया जाए। चलिए, ठीक है, ये चारों जवाब आपको पता है, बहुत बढ़िया आपने लिया था, ठीक है? अच्छा, डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, मैंने एक और सवाल पूछा था, क्या फॉर्म होता है बताइए? डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, क्या फॉर्म होता है वहां पे? बीच, रूसिया बीच नहीं, ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा नहीं, बीच फॉर्म होता है। अब सवाल पूछेगा कि कौन सा बीच? ऋषिकुल्या बीच रे, ऋषिकुल्या, ऋषिया नहीं, ठीक है? बिच, चिराग बिच फॉर्म होता है वहां, याद रखना इस चीज को। आ जाओ, नया सवाल है, बताओ क्या है? ये गलत सवाल था, हाँ ये। वो जो सवाल अभी आया था उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा सवाल था, वो लास्ट में होमवर्क देना है मुझे आपको। ये सवाल बताइए कि ये सवाल कैसे होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का सवाल है, बताओ। कौन? उड़ीसा। जवाब आ रहे हैं आप सभी के, C, 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 D, 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 वाई डी। देखो, बहुत सिंपल सवाल है। सवाल क्या पूछा है कि विच नोवेल बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बेस्ड ऑन द सन्यासी रेबेलियन कंटेन्स इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? मैंने आपको बताया था, आनंद मठ, ठीक है? यहाँ से एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि इनकी जो बीवी थी, उन्होंने, मुझे बताओ कि इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने एक इंग्लिश लिटरेरी नॉवल लिखा था, उसका नाम, आप मैगजीन लिखा था, नॉवल नहीं, मैगजीन लिखा था, उसका नाम बताइए और कब लिखा था, ये बताइए। बताइए कब लिखा था और कौन सा लिखा था? विनय, विनय का सबसे पहला सवाल आ गया, जवाब आ गया भाई, बेहतरीन जवाब। 1873। अच्छा, 1873 में लिखा गया था। 1873 में लिखा था? नहीं नहीं, भांग दर्शन लिखा था, ठीक है? चाकू है सर आंसर, 1864 में था, ठीक है? भांग दर्शन 1864। अबे ये तेरी बीवी ने, भाई मेरी शादी नहीं हुई अभी सर। जिस दिन शादी होगी उस दिन आपको बुलाऊंगा जरूर। आपके बाप को अपने गाड़ी पे कपड़ा नहीं मरवाया तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं, याद रखना मेरा नाम। ऐसे ही आदमी हूं मैं, ठीक है? 2 क्वेश्चंस यहां से निकलेंगे सर, आ जाइए। BIS के बारे में बता दीजिए मुझे, बहुत सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, अब बताइए। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, क्या बोलता है?
देखो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था कि बीआईएस के हिसाब से फ्लोराइड का ड्रिंकिंग वाटर में क्या होना चाहिए, ठीक है? कौन सा इसका लेवल है, अगर वो क्रॉस कर जाएगा तो हेल्थ इशू आएंगे, ठीक है? इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको ये बात पता है कि फ्लोराइड के एक्सेस से यहाँ से आपको 3-4 सवाल मिलेंगे। फ्लोराइड के एक्सेस से गोइट्रे नहीं होता है, गोइठे नहीं होता है, ठीक है? हमें डेंटल फ्लोरोसिस होता है पर वो कम होने पे होता है, ठीक है? और मिनामाटा डिजीज नहीं होता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 1.5 मिलीग्राम पर लीटर बढ़ता है तो स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है। बढ़ने पे क्या होता है सर? हड्डी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है? फ्लोराइड्स, कोका कोला में पहले फ्लोराइड्स था, इसलिए कोका कोला में कोकेन बैन किया गया। जिसे नहीं पता है ये बात आपको ध्यान रखना होगा। कोका कोला में यूएस में जो कोक यूज़ होता था उसमें पहले फ्लोराइड्स की मात्रा बढ़ गई थी, इसीलिए वहां पे बैन किया गया, ठीक है? इसका जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूं। तुम भी हो, मैं भी हूं। हिंदू मेजोरिटी का, सॉरी, रिजल्ट कब आएगा पता नहीं मेरे भाई। टूथपेस्ट में भी होता है जी, बिल्कुल, इसीलिए तो टूथपेस्ट में दिया जाता है ना फ्लोराइड, कि आपके दांत मजबूत रहें। चलिए, बहुत ही उम्दा सवाल है ये सर। बुद्धिस्ट बॉडीज की हमारी बात हो रही है, बीटीए, बोध गया टेम्पल एक्ट ऑफ 1949। क्या था उसमें, बताओ क्या बोला गया था उसमें? देखो, सिंपल सा है। देखिए सर, ये जो एक्ट था ना, ये क्रिएट इसलिए किया गया था, ये इसलिए बना था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम हिंदू और बुद्धिस्ट रहे, 4 हिंदू 4 बुद्धिस्ट, ठीक है? पर इसका जो चेयरमैन थे वो हमेशा डीएम रहते थे। अब जो डीएम होते थे वो ट्रेडिशनली हमेशा हिंदू मेजोरिटी ही होते थे, तो इसमें एक फंक्शनल हिंदू मेजोरिटी बन जाती थी, ठीक है? तो यही इसका पॉइंट था, यही इसका प्रोटेस्ट था कि भैया आप 5 हिंदू हो गए, हम लोग 4 बुद्धिस्ट हैं, ठीक है? बस सिंपल से यही पॉइंट था इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अब यहां से एक और सवाल निकलता है, जानते हो क्या? देखिए, यहां से एक और सवाल ये निकलता है कि एग्जाम में ये पूछेंगे कि भैया आप ये बताइए कि जो बीटीए है, बुद्धिस्ट गया टेम्पल एक्ट, जो बोध गया टेम्पल एक्ट है 1949 का, उसका चेयरपर्सन कौन होता है, ठीक है? यहां से ये सवाल निकल सकता है ना। देखो, जो मैं पढ़ाता हूं, अगर आपको वहां से सवाल निकालना आ गया तो मैं आपको लेजिट बता रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है? सवाल निकालना सीखो, एग्जामिनर्स अप्रोच समझना होगा आपको कि एग्जामिनर किस तरीके से सवाल करता है। एग्जामिनर अप्रोच समझ लिया ना तुमने, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? चलो, 1 मिनट सुट्टा चला रहा हूँ, रुको। यू बंदा ये बताइए, ये सवाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चलिए ये काफ़ी मुश्किल था, आप बताइए कि कैसे होगा। और मुझे ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, ठीक है? ऑप्शन के साथ, आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए मुझे। जिसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा ना, उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट, उसका शाउट आउट दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो, हेलो शाउट आउट टू राधिका, ऐसा। भाई तुम जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो उस पर इस सुट्टे का असर नहीं होता है, पता नहीं भाई, ट्रेनिंग करता हूँ तो इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या था? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या था? UF4। UF4 होता है, स्नेहा UF6 है ना, ठीक है? अजय, स्नेहा तो नंबर 1 आंसर दे रही है। अच्छा देखो, एक और चीज़ मुझे बता दीजिए, कितने हज़ार आरपीएम पे इसको घुमाया जाता है, ये बता दीजिए। 2-3 सवाल यहाँ से पूछता हूँ तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। कितने हज़ार आरपीएम पे इसको घुमाया जाता है, ये बताइए।
निशिकांत ने बढ़िया जवाब दिया है। जब इसको 50,000 आरपीएम पे घुमाया जाता है तो मुझे एक बात बताओ, दो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। जब 50,000 आरपीएम पे घुमाता है तो दो कंपाउंड बनते हैं, एक कंपाउंड बाहर की तरफ निकलता है, एक कंपाउंड अंदर की तरफ रह जाता है। उन दोनों कंपाउंड्स का नाम बताइए और लिखिए कि भैया बाहर की तरफ ये वाला कंपाउंड रहता है और अंदर की तरफ ये वाला कंपाउंड रहता है। बताइए नाम उसका। पहले बाहर वाला लिखिए और उसके बाद अंदर वाला लिखिए। इन दोनों का नाम बता दीजिए मुझे। बताओ। U238 बाहर और अंदर। चलो बढ़िया, बढ़िया जवाब दिया। मतलब आप सभी को ये बात समझ आ गया ना बेसिकली। निशिकांत, राहुल, आयुष, स्नेहा, सल्ट्री, एलिस। एलिस ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि U238 बाहर की तरफ रहता है क्योंकि वो हैवी होता है। नाइस, बढ़िया जवाब दिया आप सभी ने, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ, अच्छा इसका मार्क कर देता हूं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओटावा ट्रीटी के बारे में सवाल है, बता दीजिए। फिर आप सभी आराम करिएगा, चिल करिएगा। You and I riding Harley in Hawaii. मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं भाई साहब। ऑप्शन ए बी, ABDY। ए या सी में से होगा। अच्छा आ जाओ, देखो सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। 1997 ओटावा कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। ओटावा कन्वेंशन ने क्या बोला था आपको याद करिए। इट बैन्स ऑल टाइप्स ऑफ लैंडमाइंस इंक्लूडिंग एंटी पर्सनल एंड एंटी व्हीकल। ऐसा था क्या? नहीं। ओटावा कन्वेंशन ये बोलता था कि आपको लैंडमाइन बैन करने का अलाउड है, पर एंटी पर्सनल और एंटी व्हीकल माइंस आप बैन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंडिया, द यूएस एंड रशिया, देखो इंडिया, यूएसए और रशिया में, इन तीनों पे ये इन ट्रीटी से बाहर थे, ये तो आपको पता था, ठीक है। इट स्पेसिफिकली बैन्स एंटी पर्सनल लैंडमाइन बट डज नॉट अप्लाई ऑन एंटी व्हीकल लैंडमाइन, ठीक है। और ऑप्शन डी है, इट इज अ कन्वेंशन दैट बैन्स क्लस्टर म्यूनियंस। क्लस्टर म्यूनियन ये बैन करता था? नहीं। देखो ओनली स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंटी पर्सनल लैंडमाइंस बैन करता था पर एंटी व्हीकल नहीं। एक एक ऑप्शन को यहां हम लोग समझते हैं ध्यान से। देखो स्टेटमेंट ए जो है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एंटी सॉरी ये बस लैंडमाइंस के लिए था, ठीक है, एंटी व्हीकल नहीं था। स्टेटमेंट बी जो है वो रॉन्ग है क्योंकि मेजर पावर्स जो थे यूएस, रशिया और इंडिया, वो इस ट्रीटी में शामिल नहीं थे। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या बोलता है कि 2008 का कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस जो थे वो इस पे प्रतिबंधित लगाता है। समझ गए? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ठीक है, चलो समझ आ गया। ऐसा कोई जवाब सवाल जो आपको समझ नहीं आया हो? नहीं आया है? देखो शबनम में सही बात बोला कि एक वर्ड से स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, यही यही पूरा गेम पलटता है। आज से होगी रोनी।